नमस्ते साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉइज़ के पेंशनरी बेनिफिट्स की कि रिटायरमेंट केस में उसे क्या क्या पेंशनरी बेनिफिट्स मिलते हैं और उनकी कैलकुलेशन जो है वो किस प्रकार से रहती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत जो है वो रेगुलेट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार भी समय समय पर इन रूल्स के अलावा कुछ अन्य मॉडिफिकेशन जो है वो जारी करती है। तो लेटेस्ट अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो 2006 के जब पे स्केल रिवाइज़ हुए थे तो सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2009 को एक मॉडिफिकेशन जारी की गई थी और अभी हाल में ही जब 2016 के पे स्केल रिवाइज़ हुए तो 25 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा एक मॉडिफिकेशन जारी की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार में इन तीनों नियमों के अनुसार जो है वो कर्मचारियों के पेंशनरी बेनिफिट्स जो है वो रेगुलेट होंगे। क्या क्या बेनिफिट्स उनको अपनी रिटायरमेंट पर मिलेंगे, तो मुख्यतः 7 बेनिफिट्स की हम बात यहाँ पर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट जो है वो पेंशन है। दूसरा, अगर किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन का बेनिफिट है। ग्रेच्युटी है, अगर कोई कर्मचारी कम्यूटेशन के लिए ऑप्ट करता है तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है। लीव इनकैशमेंट है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है और साथ में उसने अपने जीपीएफ में जो पैसा सब्सक्राइब किया है, पैसा जो जमा किया है, उसकी विड्रॉल जो है वो रिटायरमेंट पर रहती है या उसको वो रिटेन कुछ समय के लिए कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे पेंशन ऑन रिटायरमेंट की। जो कोई व्यक्ति रिटायर होगा अपनी कंपलसरी एज ऑफ रिटायरमेंट के बाद तो उसको किस तरह से पेंशन मिलेगी, क्या उसकी कंडीशंस रहेंगी और किस तरह से उसकी कैलकुलेशन जो रहेगी। अंतिम समय में उसको जो है वो अपने पेंशन पेपर जो किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, डीडीओज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोलिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जनरल कंडीशन फॉर पेंशन, तो जनरल कंडीशन ऑफ पेंशन है उसमें सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स का रूल 5 to 9 कहता है कि पेंशन कब से लगेगी। तो पेंशन जो है वो जब कोई सरकारी कर्मचारी जो है वो रिटायर होता है या वो रिज़ाइन कर रहा है सर्विस से या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से जो है वो पेंशन दी जाएगी। एक इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्म है लास्ट वर्किंग डे। तो लास्ट वर्किंग डे क्या होगा, तो जिस दिन वो रिटायर हुआ वो, या जिस दिन उसने रिज़ाइन किया वो, या किसी कर्मचारी की अगर जिस दिन मृत्यु होगी तो उस दिन को लास्ट वर्किंग डे जो है वो ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कर्मचारी जो है उसकी मृत्यु जो है वो वर्किंग आवर से पहले हुई हो, प्रातः ही क्यों ना हुई हो, तो उसको भी वर्किंग डे ही ट्रीट किया जाता है। पेंशन के पाने के लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि पेंशन में उसका व्यक्ति का जो रिटायरी का जो फ्यूचर जो कंडक्ट है वो अच्छा रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर भविष्य में कोई कर्मचारी एम्प्लॉय जो है वो किसी सीरियस क्राइम में कन्विक्ट होता है या वो किसी गंभीर मिसकंडक्ट में गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उसकी पूरी पेंशन को या उसके किसी पार्ट को, पेंशन के पार्ट को विद होल्ड कर सकती है, विदड्रॉ कर सकती है एक निश्चित समय के लिए या सदा के लिए। ऐसा अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास अधिकार है। तो इसलिए पेंशन में ये आवश्यक है कि व्यक्ति का जो आचरण है, रिटायरी का जो आचरण है वो भविष्य में अच्छा रहे। डेट ऑफ रिटायरमेंट की हम बात करते हैं कि डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो क्या होगी, इसके बारे में रूल्स 35 ऑफ पेंशन रूल्स क्या कहता है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट जो होगी जिस माह में व्यक्ति का एम्प्लॉय का जन्म हुआ है उसके 58 वर्ष, 60 वर्ष या 65 वर्ष जो भी उसकी कंपलसरी एज है रिटायरमेंट के लिए, उसके बाद उसका जो जन्म का जो माह होगा उसके अंतिम दिन जो है उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 नवंबर 1966 है और उसकी सुपरन्यूशन एज जो है, रिटायरमेंट एज जो है 58 है। तो वो जो है क्योंकि उसके 58 वर्ष जो है वो नवंबर 2024 में पूरे हो रहे हैं, तो उसका जो लास्ट डेट है 30th है। तो 30 नवंबर 2024 जो है उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी। यहाँ पर एक अपवाद है कि जिन एम्प्लॉयज़ की
जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 ऑफ द मंथ है, तो उनकी रिटायरमेंट जो है वो 58 या जो भी उनकी कंपलसरी एज है रिटायरमेंट की, उसको पूर्ण करने के बाद उस माह का जो है, जन्म के माह का जो पिछला महीना है, उसकी अंतिम तिथि को उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 नवंबर 1966 है, तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है 58 वर्ष के बाद 31 अक्टूबर 2024 होगी। सुपरएनुएशन पेंशन की बात करते हैं, रिटायरमेंट पेंशन की बात करते हैं कि किस तरह से वो मिलेगी। तो सुपरएनुएशन पेंशन जो है, रिटायरमेंट पेंशन जिसको हम बोल सकते हैं सामान्यतः, तो वो जो है 58 वर्ष की एज, 60 एज और 60 एज जो भी उसकी पोस्ट के हिसाब से उसकी कंपलसरी एज ऑफ रिटायरमेंट है, उसको पूर्ण करने के बाद जो है वो रिटायर होगा। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सरकार में कार्यरत जो क्लास 4 एम्प्लॉय थे 2001 से पहले, उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट थी वो 60 वर्ष थी। सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन जो है पेंशन के लिए वो क्या है, तो वो ये है कि पेंशन पाने के लिए कम से कम क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 10 वर्ष की होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो पेंशन पाने का हकदार एम्प्लॉय नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया क्वालिफाइंग, तो क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो क्या है, इसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। हम ने चर्चा की कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स हैं उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25 फरवरी 2022 को एक नई मॉडिफिकेशन भी पेंशन के रिगार्डिंग जारी की गई है। तो उसका पैरा 5.2 जो है वो ये कहता है कि कोई कर्मचारी जब मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स पूर्ण करने के बाद रिटायर होगा, तो उसकी जो बेसिक पेंशन जो होगी वो उसकी जो लास्ट बेसिक पे है उसका हाफ होगी, यानी कि 50% उसका हाफ जो है वो उसकी बेसिक पेंशन रहेगी। एक एग्जांपल है इसका कि एक कर्मचारी यदि मिनिमम 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के साथ रिटायर हो रहा है और उसकी अंतिम बेसिक पे जो है वो 1000 रुपया है पर मंथ है, तो उसकी जो बेसिक पेंशन होगी वो 500 रुपया प्रति माह होगी, यानी 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे। इन नोटिफिकेशन में ये जो 2022 की जो नोटिफिकेशन, इसमें एवरेज एमोलमेंट्स की बात नहीं की गई है। हम सभी जानते हैं कि इससे पूर्व जो कर्मचारी रिटायर होते थे तो उसमें हम दो तरह से उसके पेंशन की गणना जो थे वो करते थे। एक तो उसका 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे, और दूसरा उसके जो 10 मंथ्स के लास्ट 10 मंथ्स के जो एवरेज एमोलमेंट्स है उनका 50% उसको करते थे, और जो भी उनमें से ज़्यादा होता था जो कर्मचारी के लिए बेनिफिशियल होता था उसको ही हम बेसिक पेंशन मानते थे। परंतु ये जो नई नोटिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश सरकार की, इसमें एवरेज एमोलमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं की गई है। मींस इसके आधार पर हम ये जान सकते हैं कि भविष्य में जो सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के, उनकी जो पेंशन होगी उनकी लास्ट बेसिक पे का 50% ही होगी। फिर भी हम एक बार ये टर्म क्या थी, किस तरह से इसमें कैलकुलेशन रहती थी, उसको हम जानते हैं। तो उसमें जो पेंशन का निर्धारण जो होता था वो लास्ट 10 मंथ्स की जो बेसिक पे थी उसके आधार पर होता था। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। कोई एम्प्लॉई जो है वो 31/12/2024 को रिटायर हो रहा है और 30 जून 2024 को उसकी जो पे है प्रति माह बेसिक पे 900 रुपये प्रति माह है। जुलाई में उसको इंक्रीमेंट लगती है तो उसकी जो बेसिक पे है वो 1000 रुपये प्रति माह हो जाती है। तो 10 मंथ जो बनते हैं वो मार्च 24 से लेकर दिसंबर 24 तक बनते हैं। मार्च 24 से जून 24 तक 4 माह होते हैं। 900 रुपये इसमें वो प्रति माह बेसिक पे ड्रॉ करा तो 900 × 4 ये 3600 आता है। जुलाई 24 से लेकर दिसंबर 24 तक 6 माह, यहाँ पर वो 1000 रुपये प्रति माह बेसिक पे ड्रॉ कर रहा है तो 6 माह से गुणा करके 6000 रुपया, इन दोनों को प्लस किया तो 9600 आया। क्योंकि हम एवरेज जो है 10 मंथ्स की ले रहे हैं तो डिवाइड बाई 10 और ये 960 रुपये आया, तो 960 का जो 50% है वो 480 होगा। तो इस प्रकार से 480 जो है वो बेसिक पेंशन होगी। और 2009 के नियमों की बात करें 480 या 50% ऑफ द लास्ट बेसिक पे जो है उसमें से जो बेनिफिशियल होगा वही उसकी पेंशन होगी। कई मामलों में अगर ये 50% एवरेज एमोलमेंट्स जो था वो ज़्यादा आता था तो उसको ही बेसिक पेंशन माना जाता था। ये जो थी वो 2009 की नोटिफिकेशन के अनुसार था।
इसके साथ साथ एम्प्लॉय को बेसिक पेंशन के साथ क्या मिलेगा, तो समय समय पर सरकार द्वारा जो डीए दी जा रहा है वो मिलेगा। और अदर अलाउंसेस, तो अदर अलाउंसेस की बात करें तो हिमाचल में सरकार द्वारा पेंशनर को मेडिकल अलाउंस जो है वो दिया जाता है। मिनिमम पेंशन क्या होगी, बेसिक पेंशन 9,000 रुपया होगी, इससे कम पेंशन नहीं हो सकती। और मैक्सिमम जो होगी वो 1,12,050 रुपये होगी हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफाइंग सर्विस की, कि क्वालिफाइंग सर्विस क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी कर्मचारी ने जिस दिन रेगुलर सर्विस ज्वाइन की और उसके बाद वो कंपलसरी एज ऑफ रिटायरमेंट के बाद पूर्ण करने के बाद रिटायर होता है, तो उसकी सारी सर्विस को जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस मान ली जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की सर्विस के दौरान कोई इंटरप्शन रहती है, कोई ईयूएल विदाउट मेडिकल है, सस्पेंशन पीरियड है, ऐसे कुछ पीरियड जो है जिनको रेगुलेट नहीं किया गया, तो उनको क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाता और उसको टोटल सर्विस में से लेस कर दिया जाता है। तो क्वालिफाइंग सर्विस की बात करते किस दिन से शुरू होगी, तो जब उसने रेगुलर अपॉइंटमेंट के आधार पर ज्वाइन किया और उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट तक विदाउट एनी इंटरप्शन, इसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं, ऐसी कौन सी मुख्य जो परिस्थितियाँ जिनको कि क्वालिफाइंग सर्विस में शामिल नहीं किया जाता, तो अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटीज़ या उसकी पे अगर किसी अवधि की रेगुलेट नहीं हुई है तो उसको जो है क्वालिफाइंग सर्विस में जोड़ा नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को क्वालिफाइंग सर्विस में ऐड नहीं किया जाता। डेली बेसिस पीरियड की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं किया जाता था, परंतु हाल में ही हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार एक ऐसा निर्णय हाई कोर्ट का आ गया, अगर किसी कर्मचारी की जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 8 साल से ज़्यादा है और 10 साल से कम है, तो उस स्थिति में उसके जो डेली वेजेस के जो 5 साल हैं उनको 1 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बराबर माना जाएगा, ताकि वो पेंशन का बेनिफिट जो है वो पा सके। सभी प्रकार की लीव जो है इंक्लूडिंग ईयूएल ऑन मेडिकल ग्राउंड, उनको भी जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए ऐड किया जाता है, परंतु ईयूएल ऑन विदाउट मेडिकल जो है उसको शामिल नहीं किया जाता। परंतु कुछ डिपार्टमेंट्स में जो है ईयूएल विदाउट मेडिकल जो है वो हायर साइंटिफिक और टेक्निकल स्टडी के लिए सैंक्शन की जाती है, तो वो जो लीव का पीरियड होगा वो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए ऐड होगा। सस्पेंशन पीरियड जो है वो उसकी चर्चा हम करते हैं कि वो क्वालिफाइंग सर्विस के लिए ऐड होगा या नहीं होगा, तो वो निर्भर करता है कि उसकी सस्पेंशन के बाद जो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसका जो कंक्लूज़न आया है, डिसीजन जो आया है, उसमें उस पीरियड के बारे में क्या लिख रखा है। फिर भी अगर कोई सस्पेंडेड एम्प्लॉई है और बाद में इंक्वायरी के बाद अगर उसको पूरी तरह से दोष मुक्त करार दिया जाता है या फिर उसका जो सस्पेंशन है उसको अनजस्टिफाइड माना जाता है, तो उस स्थिति में वो सस्पेंशन पीरियड जो उसकी क्वालिफाइंग सर्विस की अवधि में जोड़ा जाएगा। यहाँ पर एक और टर्म की हम चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण टर्म है कि कोई एम्प्लॉई जब रिटायर हो रहा है तो उसकी जो कुल सर्विस है क्वालिफाइंग सर्विस, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि हम डेट ऑफ रिटायरमेंट को ऊपर लिख लेंगे। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई की डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है 30/4/2024 है, तो सबसे पहले हम उसके ईयर्स लिखेंगे, फिर मंथ्स लिखेंगे और उसका डे लिखेंगे। उसके नीचे हम उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को मेंशन करेंगे। 8/7/1998, तो 98 को हमने पहले लिखा, उसके बाद मंथ उसका और उसके बाद उसका डेट हमने लिखी। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट के इस ऑर्डर से हम जो है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को लेस करते हैं। तो डे को पहले हम लेस करेंगे, तो 30 में से 8 लेस किए तो 22 आ गया। आगे मंथ्स हैं तो ऊपर 4 है और नीचे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में 7 है, 4 से 7 जो है वो लेस नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक कैरी हम करते हैं ईयर से। तो ईयर से जब कैरी करेंगे तो दोनों यूनिट जो है डिफरेंट है, एक ईयर है और एक मंथ है, तो हम ईयर को जो है वो 12 मंथ्स में बदल लेंगे और 12 मंथ्स प्लस पहले से जो है हमारे पास 4 मंथ हैं तो वो 16 मंथ्स हो जाते हैं। तो 16 में से 7 लेस करेंगे तो 9 मंथ्स आएंगे। यहाँ पर हमारे पास पीछे जो ईयर 2023 रहेंगे, तो 2023 में से 1998 लेस करेंगे तो वो 25 आएगा।
इसी तरह हम जब डे की कैलकुलेशन करें तो डे में अगर डेट ऑफ रिटायरमेंट में अगर डे जो है कम है और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में ज़्यादा है तो उसी तरह हम मंथ से कैरी करेंगे और मंथ में जो है वो हम उसके बराबर जो उनको जो है वो डेज के हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जानने वाली है। और ये जो हम क्वालिफाइंग सर्विस जो निकाल रहे हैं ये विदाउट एनी इंटरप्शन है, तो इसको हम जो है वो अब हाफ ईयर्स में जो है कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हाफ ईयर्स की जो टर्म है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है। जब हम ग्रेजुएटी की गणना जब करते हैं या सर्विस ग्रेजुएटी की जब गणना करते हैं तो हाफ ईयर्स के आधार पर ही करते हैं। तो 25 × 50 हाफ ईयर्स हो गए। पीछे 9 महीने 22 दिन बच रहे हैं, तो 9 महीने में से 6 महीने गए तो एक छमाही वो होगी, 51 हो गए। साथ ही साथ पेंशन रूल्स ये कहते हैं कि जहाँ शेष 3 महीने और उससे ज़्यादा की अवधि अगर बचती है, शेष रहती है, तो उसको भी एक छमाही के बराबर माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेष अवधि जो बच रही है वो 3 महीने 22 दिन बन रहे हैं, तो उसको भी एक छमाही हम मान लेंगे, हाफ ईयर मान लें। तो इस प्रकार उसकी जो टोटल क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 52 हाफ ईयर्स बनते हैं। एक यहाँ पर हम महत्वपूर्ण टर्म की चर्चा हम करते हैं सर्विस ग्रेजुएटी की, जो कि पेंशन रूल्स के 49 में इसका प्रावधान किया गया है। हम सभी जानते हैं कि पेंशन पाने के लिए मिनिमम 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो आवश्यक है, परंतु कुछ ऐसे कर्मचारी जो कि 10 साल की सर्विस जो है पूर्ण नहीं कर पाते, लेट वो सर्विस में ज्वाइन करते हैं, तो पेंशन के स्थान पर उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। तो पेंशन रूल्स ये कहती हैं कि अगर ऐसा कोई कर्मचारी है जिसकी 10 ईयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस पूर्ण नहीं है तो उनको पेंशन के स्थान पर जो है वो सर्विस ग्रेजुएटी दी जाएगी। अब ये सर्विस ग्रेजुएटी किस तरह से जाएगी, किस तरह से दी जाएगी, उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, तो रूल्स ये कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सर्विस ग्रेजुएटी शैल बी एट द रेट ऑफ हाफ मंथ्स एमोलमेंट्स फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस। मीन्स उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई एमोलमेंट्स में हम सर्विस ग्रेजुएटी में बेसिक प्लस डीए को भी लेंगे और मल्टीप्लाई कंप्लीटेड 6 मंथ जो उसको लेंगे, और इस प्रकार से जो कैलकुलेशन करके आएगा वो उसको सर्विस ग्रेजुएटी जो है वो दी जाएगी पेंशन के स्थान पर। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स, क्योंकि ये आवश्यक है कि हम ठीक समय पर पेंशन अपना पाने के लिए हम अपने पेपर जो उसको ठीक प्रकार से तैयार करें, और कंट्रोलिंग का भी ये दायित्व बनता है कि वो एम्प्लॉय के पेंशन पेपर जो है उनको ठीक समय पर एजी को फॉरवर्ड करे, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करे, ताकि समय रहते जो है एम्प्लॉय को पेंशन का बेनिफिट मिल सके। तो एम्प्लॉय की तरफ से हम बात करते हैं एम्प्लॉय को क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करने पे, तो सामान्यतः हम 6 माह पूर्व जो है वो उसके पेपर्स की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो एम्प्लॉय द्वारा जो है वो फॉर्म नंबर 1 पर ग्रेजुएटी के लिए नॉमिनेशन किया जाएगा, वो किसी को ग्रेजुएटी के लिए नॉमिनेट करना चाहता है। फॉर्म नंबर 3 पर वो अपनी फैमिली की डिटेल जो है अपने कंट्रोली को सबमिट करेगा। फोटोग्राफ 3 सबमिट करेगा वो अपने कंट्रोलिंग को, जो कि जॉइंट होंगे मेल के मामले में उसकी पत्नी के साथ और फीमेल के मामले उसके पति के साथ, वो जो कि हेड ऑफ द ऑफिस द्वारा अटेस्ट किए जाएंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर वो फॉर्म नंबर 5 पर सबमिट करेगा। अपने पर्टिकुलर जो है हाइट, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, इस तरह के कुछ उसमें पर्टिकुलर्स रहते हैं वो उसको सबमिट करने होते हैं। रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद उसका क्या एड्रेस जो है वो घर का पता रहने वाला है वो उसको सबमिट करेगा। साथ ही साथ उसकी ट्रेजरी, अगर वो उसको ट्रेजरी को बदलना चाहता है, जहाँ से वो पेंशन पाना चाहता है, कम्यूटेशन का लाभ लेना चाहता है, अगर वो उसको बदलना चाहता है उसकी भी उसको डिटेल देनी पड़ेगी। साथ ही साथ बैंक की डिटेल जो है वो उसको उसके साथ देनी होगी। साथ ही साथ उसको एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है वो अपने कंट्रोलिंग को सबमिट करना पड़ेगा। कुछ कंट्रोलिंग जो है वो पिछले 3 वर्किंग प्लेस का नो ड्यूज़ लेते हैं और कुछ लोग जो है वो एक का ही लेते हैं। नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जो इसलिए आवश्यक है क्योंकि हो सकता है कि किसी एम्प्लॉय के विरुद्ध जो है कोई इंक्वायरी पेंडिंग हो या उसकी कुछ रिकवरी जो है वो सरकार के प्रति जो है वो पेंडिंग हो, उसका कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन हो, इसलिए नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जो है वो उसको देना अनिवार्य है और कंट्रोलिंग को लेना जो है वो अनिवार्य इंश्योर करना ही चाहिए कंट्रोलिंग को कि एम्प्लॉय जो अपना नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जो है वो उसको सबमिट कर रहा है।
अब हम ऑफिस लेवल की बात करते हैं कि ऑफिस लेवल पर क्या क्या फॉर्मेलिटी जो है पेंशन पेपर्स के लिए की जानी है। तो सबसे पहले जो है वो कंट्रोलिंग को उस एम्प्लॉय की जो रिटायर होने वाला है उसकी सर्विस बुक की स्क्रूटनी करनी चाहिए। तो सर्विस बुक की स्क्रूटनी करती बार उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी सर्विस बुक में जो एंट्रीज़ हैं वो प्रॉपर हो रखी हैं। पे की एंट्री महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ वेरिफिकेशन, हम सभी जानते हैं कि एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन जो समय समय पर कंट्रोलिंग द्वारा की जाती है, तो वेरिफिकेशन जो है वो हो रखी है। वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होती है? जिस दिन उसने रेगुलर सर्विस ज्वाइन की एम्प्लॉय ने, उस दिन से लेकर उसके रिटायरमेंट तक जो है वो वेरिफिकेशन रहती है। जब हम केस जब है वो एजी को फॉरवर्ड करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि उसको 2, 3 या 6 महीने पहले हम फॉरवर्ड करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने की स्थिति में हम जो है वो जब उस केस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो तब तक हम उस पीरियड को वेरीफाई करें, और जब केस सेंक्शन होकर आ जाता है तो कई बार एजी द्वारा भी उसमें एक रिमार्क दिया जाता है कि जो शेष जो अवधि अनवेरीफाइड रखी है उसको अपने स्तर पर हम वेरीफाई कर लें। तो केस सेंक्शन होने के बाद जो है हम उस पीरियड को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये कर सकते हैं कि जो वेरिफिकेशन पीरियड्स हैं, जो स्टैम्प्स उसमें लग रखी हैं वेरिफिकेशन की, उनको हम नंबरिंग कर सकते हैं ताकि वो जो पीरियड है सारा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जो है वो आपस में एक कनेक्टिंग उसकी हो सके, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। यदि कोई पीरियड जो है वो उस सर्विस में वेरीफाई नहीं हुआ है तो कंट्रोलिंग को उस पीरियड को जो है जहाँ पर जिस वर्किंग प्लेस का वो पीरियड उससे वहाँ से वेरीफाई करवाना चाहिए, या फिर अगर वेरीफाई नहीं है तो प्रॉपर उसकी एंट्री कि वो पीरियड वेरीफाई क्यों नहीं है, किस कारण से वेरीफाई नहीं है, तो वो कारण जो है वहाँ पर लिखा जाना चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन लिखी जानी चाहिए। उसके बाद वीडियो जो है वो 4 नंबर 1357 तैयार करेगा, पेंशन कैलकुलेशन तैयार करेगा। एक डाटा शीट जो है उसके साथ रहती है, नो ड्यू सर्टिफिकेट और सर्विस बुक कंप्लीट करने के बाद, और अगर कोई एम्प्लॉई कम्यूटेशन के लिए ऑप्ट करता है, अधिकतर एम्प्लॉई करते ही हैं, तो उसको उस एप्लीकेशन को एम्प्लॉई से डुप्लीकेट लेकर जो है उसको जो है केस को वो पूर्ण करके एजी ऑफिस को सबमिट करेगा। एक इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की जो इंक्रीमेंट है वो अंतिम दिनों में रहती है। मान लीजिए जिस माह में वो रिटायर हो रहा है उसी माह में उसकी इंक्रीमेंट है, उस स्थिति में क्या करें? तो हमें उस स्थिति में हम ये कर सकते हैं, कंट्रोलिंग ये कर सकते हैं कि उसकी इंक्रीमेंट जो है फर्स्ट को एंटर करने के बाद सेकंड और थर्ड ऑफ दैट मंथ जो है वो केस को सबमिट करें। अन्यथा कई बार एजी जो है वो अगर हम इंक्रीमेंट अगर बिना इंक्रीमेंट का केस फॉरवर्ड करते हैं तो एजी जो पुरानी पे पर जो है केस को सेंक्शन कर सकता है, और फिर से हमें इंक्रीमेंट के बाद दोबारा वो केस सेंक्शन करवाना पड़ेगा, उसकी रिवीजन जो है करवानी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हम इंक्रीमेंट लगाए, उसकी जो लास्ट इंक्रीमेंट है उसको एंटर करने के बाद ही केस को एजी को फॉरवर्ड करें। कंप्लीट केस जो इस तरह से एजी ऑफिस को सबमिट किया जाएगा और एजी जो है उसकी सेंक्शन जो है वो देगा। तो सेंक्शन जो है वो 2 सेंक्शन जो है हमें प्राप्त होती हैं, एक एम्प्लॉय के पास सेंक्शन आती है और एक जो उसका कंट्रोलिंग है उसके बाद सर्विस बुक प्लस सेंक्शन जो उनकी प्रतियां आती हैं। अब एम्प्लॉय लेवल पर एम्प्लॉय को क्या करना है? तो सबसे पहले उसको अपने केस को लेकर एक, क्योंकि बेसिक पेंशन वो सेंक्शन हुई है, ग्रेजुएटी सेंक्शन हुई, कम्यूटेशन सेंक्शन हुई है, तो पेंशन के साथ जैसे कि हमने चर्चा की कि मेडिकल अलाउंस भी साथ में रहता है। तो मेडिकल अलाउंस पाने के लिए उसको एक ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि उसको मेडिकल अलाउंस को फिक्स लेना चाहता है या ओपन रखना चाहता है, जो कि उसको अपने जो लास्ट उसका डीडीओ था उससे काउंटर साइन करवा के ट्रेजरी सबमिट करनी होगी, तभी वो मेडिकल अलाउंस का लाभ ले पाएगा। साथ ही साथ उसको अपने कम्यूटेशन और पेंशन के पेपर जो है वो ट्रेजरी में सबमिट करने होंगे या ट्रेजरी में बताने होंगे, ताकि ट्रेजरी जो है वो वहाँ पर उसकी कम्यूटेशन की पेंशन और पेंशन की पेमेंट जो है वो कर सके। साथ ही साथ वहाँ पर ट्रेजरी द्वारा एक पेंशनर कोड जो है वो जनरेट किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो जितनी भी पेमेंट्स हैं एम्प्लॉय की, चाहे सैलरी है, चाहे पेंशन है, चाहे कम्यूटेशन ग्रेजुएटी है, वो एक IFMS सिस्टम से होती है। तो उसके लिए एक कोड जो है वो अनिवार्य है। तो पेंशनर के मामले में वो और एम्प्लॉय के वो कोड जो है वो ट्रेजरी द्वारा प्रदान किया जाता है। जब तक वो एम्प्लॉयज़ कोड को जो है वो ट्रेजरी से जनरेट नहीं
करवाता तब तक जो है उसकी कोई भी पेमेंट जो है वो उसके डीडीओ लेवल पर नहीं हो पाएगी। ऑफिस लेवल की हम बात करते हैं, डीडीओ लेवल की हम बात करते हैं कि जब भी सैंक्शन जो है वो कंट्रोलिंग के पास आती है तो कंट्रोलिंग उसके पास उसके ऊपर जो है फर्दर सैंक्शन जो है उसको अकॉर्ड करेगा, और सैंक्शन अकॉर्ड करने के बाद उसकी जो ओरिजिनल सैंक्शन है प्लस उसके ऑफिस की जो सैंक्शन है उसको जो है अपने डीडीओ, उसका जो डीडीओ है एम्प्लॉय का, उसको सबमिट करेगा। हम यहाँ पर इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि बड़े सारे मामलों में डीडीओ और कंट्रोलिंग जो है वो अलग अलग हो सकते हैं और किन्हीं मामलों में जो डीडीओ और कंट्रोलिंग एक ही रहते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल में प्रिंसिपल जो है वो डीडीओ है, लेकिन उसके जो कंट्रोलिंग है वो डिप्टी डायरेक्टर हायर है। तो पेंशन केस जो बनाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा या उसकी जो सैंक्शन जब आएगी तो वो डिप्टी डायरेक्टर के पास आएगी और डिप्टी डायरेक्टर फर्दर उसके ऊपर अपनी सैंक्शन अकॉर्ड करके, अपने ऑफिस के सैंक्शन अकॉर्ड करके डीडीओ को, उस प्रिंसिपल को सबमिट करेंगे। तभी वो प्रिंसिपल जो है, डीडीओ जो है, उनके बेनिफिट जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे। लेक्चर्स की बात करते हैं, टीजीटी या अन्य क्लरिकल स्टाफ किसी की बात करें तो उस मामले में जो सैंक्शन जो तैयार की जाएगी फर्दर वो उन्हीं प्रिंसिपल द्वारा की जाए, क्योंकि वो उनके मामले में वही प्रिंसिपल जो कंट्रोलिंग भी हैं और डीडीओ भी हैं। जब सारी पेमेंट जो है एम्प्लॉय की हो जाएंगी, ग्रेचुटी की पेमेंट है, लीव इनकैशमेंट की पेमेंट है, जीआईएस की पेंशन पेमेंट है जो कि डीडीओ द्वारा कर देगी, तो उसके बाद उसकी सर्विस बुक को जो है वो रिकॉर्ड में रख लेना चाहिए। अगर कंट्रोलिंग डिफरेंट है, जैसे कि हमने प्रिंसिपल्स की बात की, उस मामले में प्रिंसिपल को, उस जो रिटायर हुए प्रिंसिपल, उनकी सर्विस को डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस को वापस भेज देना चाहिए। 2022 की जो नोटिफिकेशन के पैरा 5.3 में सरकार द्वारा जो पेंशनर है उनको एक एडिशनल अमाउंट जो है पेंशन के अलाउंस के रूप में दिया गया है। तो जब वो कर्मचारी 80 साल का जब हो जाएगा तो 80 से 85 तक बेसिक पेंशन का 20%, 85 से 90 तक जो है वो 30%, 90 से 95 तक 40%, 95 से 100 तक जो है वो 50%, और 100 से ऊपर जब 100 का जब हो जाएगा तो उसको 100% ऑफ द बेसिक पेंशन जो है वो अलाउंस सरकार के ऊपर, सरकार द्वारा दिया जाएगा। एक अतिरिक्त जो अलाउंस है वो सरकार द्वारा ऐसा प्रदान किया गया, नोटिफाई किया गया है। इसके अतिरिक्त हम प्रीवियस प्रोविज़न की बात करें तो प्रीवियस प्रोविज़न में भी ऐसा एक अतिरिक्त एडिशनल पेंशन पाने का प्रावधान जो था जो कि 65 ईयर से शुरू हो जाता था। साथ ही साथ 2009 से पहले जो कर्मचारी रिटायर होते थे तो उनकी पेंशन की कैलकुलेशन जो थी वो प्रो राटा के आधार पर होती थी। मींस कि जो फुल पेंशन जो दी जाती थी, जो एम्प्लॉई 33 ईयर सर्विस पूर्ण करता था उसको फुल पेंशन, और उससे पहले अगर कोई रिटायर होता था तो उसको प्रोपोर्शनली उस अवधि के आधार पर, उसकी क्वालिफाइंग के सर्विस के आधार पर फुल पेंशन थी उसकी कैलकुलेशन की जाती थी। तो उनको जो है वो उसी आधार पर पेंशन मिल रही जो वो कर्मचारी जिस आधार पर, जिन नियमों के अंतर्गत रिटायर हुए हैं। फिर भी हम भविष्य में जब भी पेंशन की कैलकुलेशन करें, अपने बेनिफिट्स को हमने जानना हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार द्वारा समय समय पर जो इंस्ट्रक्शन जारी की जाती है उनके हम गो थ्रू हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि ये एक पेंशन की जो जानकारी है एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है एक एम्प्लॉय के लिए भी, क्योंकि वो अपने पेंशनरी बेनिफिट के लिए वेल नोन होना चाहिए। साथ ही साथ कंट्रोलिंग के लिए कि वो समय पर जो है वो जो रिटायरिंग पर्सन है उसके बेनिफिट जो है वो क्लियर कर सके, उसको समय पर वो बेनिफिट्स मिल सके। साथ ही साथ हमारे ऑफिस में जो इस विषय को डील करने वाले लोग हैं वो भी इस विषय से भलीभांति परिचित हो कि किस प्रकार से हम एम्प्लॉय की जो रिटायर हो रहा है उसके बेनिफिट्स की हम जो है कैलकुलेशन करें, ताकि किसी को कम बेनिफिट भी ना मिले और किसी को ज़्यादा भी ना मिल जाए। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको ये विषय जो है वो, ये डिस्कशन जो है वो लाभकारी लगी है तो प्लीज़ अपने जो बाकी एम्प्लॉय साथी हैं उससे शेयर करें, ताकि हमारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन है पेंशनरी बेनिफिट्स को जानने की वो एक अच्छी हो सके। तो इतना ही इस पेंशन वीडियो में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे फैमिली पेंशन की। तो धन्यवाद।